आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री वाले भैया में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का बुक सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी जनसंख्या है उसका वितरण किस तरह से होता है, घनत्व क्या है, वृद्धि कैसे होती है और उसके संगठन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है जनसंख्या वितरण के बारे में। तो जनसंख्या वितरण क्या होता है? तो कहा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। मतलब कि आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारी जनसंख्या है उसमें जो लोग हैं वो पृथ्वी के अलग अलग कोनों में रहते हैं। कोई अमेरिका रह रहा है, कोई यूरोप में रह रहा है, कोई रशिया रह रहा है, कोई इंडिया में रह रहा है, कोई चाइना में रह रहा है। मतलब कि लोगों की जो जनसंख्या है वो विश्व में, जो हमारा पृथ्वी है उसके अलग अलग देशों में जो जनसंख्या का फैलाव है, इसी को हम कहते हैं जनसंख्या वितरण। जैसे कि आप देखेंगे कि जनसंख्या वितरण को कैसे मतलब कि देखा जाता है कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या है। तो यहाँ पे आपको एक दिया गया है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है आपकी सपोर्टिंग से ली गई है, जिसमें कि दिया गया है आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मतलब उच्च जनसंख्या वाले राज्य, जिसमें जहाँ की जो जनसंख्या है वह क्या है, 5 करोड़ से अधिक है। मध्यम जनसंख्या वाले, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से 5 करोड़ है। तीसरी निम्न जनसंख्या वाले राज्य हैं जिसकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से कम है। तो देखिए जो उच्च जनसंख्या वाले राज्य हैं वो कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये जो राज्य हैं यहाँ की जो जनसंख्या है बहुत ही अधिक है, 5 करोड़ से अधिक है। जो दूसरा है वो मध्यम जनसंख्या वाले हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर आता है, जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में लोग रहते हैं। तीसरा जो है आपका वो ये है कि निम्न जनसंख्या वाले राज्य, वह राज्य जहाँ पर 1 करोड़ से कम की जो जनसंख्या रहती है, लोग रहते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा और सिक्किम, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है, जो लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ही कम रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें बताएगी कि भाई किसी क्षेत्र, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक क्षेत्र है जहाँ पर जो लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है, एक संख्या वहाँ है जो कि बहुत ही मतलब मीडियम है, और एक राज्य वो है, एक स्टेट वो है जहाँ पे बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों? हर जगह तो एक ही जैसी चीज़ें मिल रही है ना। तो एक जगह हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जनसंख्या है, क्या है, बहुत सारी जनसंख्या, और दूसरा जो क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। तो इसको प्रभावित मतलब कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले या इसके जो मुख्य कारण हैं कि जिससे लोग क्या करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर रहते हैं, उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका भौगोलिक कारक, दूसरा जो है आर्थिक कारक और तीसरा है राजनीतिक कारण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भौगोलिक कारक क्या है? तो यहाँ पे है जल की उपलब्धता। जैसे कि आप देखिए कि आप किसी एक क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरा क्षेत्र है, एक क्षेत्र है जहाँ पे पानी नहीं आ रहा और एक जगह जहाँ पे पानी आ रहा है। तो आप तो एक ऐसे क्षेत्र में जाना चाहेंगे ना जहाँ पर पानी हो, आप घर की सफाई करने हो, पीने का पानी हो, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए पानी उपलब्ध हो। तो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जहाँ पर उनकी जल की उपलब्धता कम होती है उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जो कि एक मुख्य कारण है जिससे कि जनसंख्या वितरण होता है। मतलब जनसंख्या क्या होता है, एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है भू आकृति। भू आकृति मतलब कि वहाँ जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो जगह की भू आकृति कैसी है, वहाँ का आसपास में जैसे कि पहाड़ हैं, मैदानी क्षेत्र है, कैसा है। तो देखिए एक चीज़, जो उत्तराखंड का साइड है, उत्तराखंड वाला जो राज्य है हमारा, वो क्या है, पहाड़ी एरिया है। क्या है?
पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो देखिए जो लोग हैं वो ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते। इसके बहुत सारे कारण हैं। वहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते सही से, वहाँ पे रोज़गार कम होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें आसानी से कृषि तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँ। तीसरा है जलवायु। अब देखिए जलवायु, अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का थार, ठीक है, थार मरुस्थल हो गया, ठीक है, या आप ले सकते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है और जो हमारा थार है, ठीक है, अब एक जगह गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक जगह थोड़ा ठंड का माहौल रहता है, तो ठंड ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे जगह पर रहना जहाँ पर जो हमारी जलवायु हो वो समान हो, समतल हो। जैसे कि दिल्ली है अपनी, दिल्ली में जो मौसम है क्या है, गर्मी भी रहती है, ठंड भी रहती है, बरसात भी रहती है, तो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर जो जलवायु हो वो समान हो, ना ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका मृदा। अब मृदा देखिए, जनसंख्या जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मृदा। मृदा कैसे है भाई, देखिए हम ऐसे क्षेत्र में रहना चाहेंगे जहाँ की मृदा में क्या हो, उपजाऊ हो, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। अब जैसे कि आप रह रहे हैं राजस्थान एरिया जैसा जहाँ पे मरुस्थल है, वहाँ पे आप कृषि कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वहाँ की जो मृदा है वो क्या उपजाऊ नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। तो ये हो गए हमारे भौगोलिक कारक, ठीक है, ये 4 हमारे भौगोलिक कारक है। जो दूसरा है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या आता है, पहला है आपका खनिज। खनिज की बात की जाए तो देखिए जैसे कि उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, ये जो राज्य हैं यहाँ पर खनिज की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, और जब खनिज की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या खनन कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है, खनन कार्य। अब जहाँ पे खनन कार्य किया जाएगा तो वहाँ पे लेबर चाहिए, वहाँ पे मजदूर चाहिए, वहाँ पे श्रमिक चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए ये खनिज मतलब ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर इन्हें रोजगार प्राप्त हो जाए। और ऐसे कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे खनिज ज़्यादा मिलते हो, तो उड़ीसा और झारखंड में लोग इसलिए ज़्यादा रहते हैं। ओके, दूसरा है नगरीकरण। अब देखिए नगरीकरण के बारे में समझिए। अब देखिए दिल्ली, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोग बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ ये जो राज्य है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है, यहाँ पर नगरीकरण नहीं हुआ अभी पूरी तरह से। ये कौन सा रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में जैसे कि दिल्ली हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जाना पसंद करते हैं, जिससे कि यहाँ पे इन्हें क्या मिल जाए, स्वास्थ्य, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार मिल जाए, और एजुकेशन मिल जाए। क्या मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों की उपलब्धता हो, इस क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं, जो कि एक मेन कारण है, कि जिससे कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जो थर्ड है वो है औद्योगिकरण। अब देखिए ये तो बहुत बेसिक, बहुत इजी है। अब देखिए आपके जो फादर हैं, लाइक मान लेते हैं, ठीक है, फादर है, अब वो ग्रामीण गांव में रह रहे हैं, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐसे एरिया में जाना पसंद करेंगे जहाँ पर उन्हें वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हो, और इंडस्ट्रीज़ होंगी तो क्या होगा, रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो पैसा मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के जो सिटी एरिया होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे उद्योग होते हैं, वहाँ पर जाके कार्य करते हैं। तो ये हो गया आर्थिक कारण, ये हो गए भौगोलिक कारण, जिसके कारण हमारी जनसंख्या वितरण के प्रमुख कारण हैं, जिससे कि हमारी जो जनसंख्या है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। तीसरा है जो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कैसे होंगे भाई, देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो खराब कानून व्यवस्था। अब देख लीजिए कि आप किसी राज्य में रह रहे हैं, चलिए ठीक है, आप रह रहे किसी राज्य में, अगर वहाँ पे कानून व्यवस्था ख़राब है, आपको अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे, आप पे मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, वहाँ पे आप स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते, तो आप उस राज्य में रहना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं रहना पसंद करेंगे। जैसे मैं नहीं करूँगा वैसे आप भी नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसे क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे जहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी हो और आपके हित में कार्य किए जाएँ। दूसरा क्या है, अस्थिर राजनीति। अब देखिए हम किसी एक क्षेत्र में चले जाएं,
ठीक है। अब किसी एक क्षेत्र में जा रहे हैं, अब वहाँ की जो राजनीति वो अस्थिर है, वहाँ पे जो पीएम है, जो वहाँ के विधायक हैं, वो स्टेबल नहीं है, एक जगह पर स्थित नहीं है। तो हम क्या सोचेंगे कि इस राज्य में रहने से अच्छा हम किसी और राज्य में रहें, जिससे क्या होगा कि हम अपना विकास कर सकते हैं। तो ये थे आपके प्रमुख कारण, जिससे कि जो हमारी जनसंख्या है को प्रभावित करने वाले कारक है, जनसंख्या वितरण के प्रमुख कार्य हैं, जिससे कि जनसंख्या का वितरण होता है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व। अब देखिए जनसंख्या घनत्व वाला जो टॉपिक है ना, बड़ा मज़ेदार है, तो ध्यान से समझिएगा इसे। तो बोला गया है जनसंख्या घनत्व क्या है। तो देखिए अब एक एरिया है, ठीक है, अब प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब 1 किलोमीटर मान लीजिए में रहने वाले, मतलब 1 किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे मान लेते हैं 320 है, रहने वाले लोगों की जो संख्या है ना, उसी को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। मतलब कि एक एरिया में 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखिए एक गणना की गई थी, जिसके अनुसार बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। मतलब कि 1 किलोमीटर में आप मान लीजिए कितने लोग रहते हैं, 382 लोग रहा करते हैं। ओके, अब वहीं पे देखिए 2 क्षेत्र और दे दिए हमें। 2 क्षेत्र कौन से दे दिए, एक तो हमें दे दिया अरुणाचल प्रदेश और एक दे दिया बिहार। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, बस 17। और बिहार में वहीं देखें तो पर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1106। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस कितने हैं कि एक क्षेत्र में एक जो राज्य है वहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है, और एक जो राज्य है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत है, अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि जनसंख्या गणना के बारे में। अब देखिए आपके पेपर में पूछ लिया जाता है भारत की सबसे पहले जनसंख्या गणना कब की गई, कैसे किया गया, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में सोचिए। अब देखिए भारत में पहली जो जनगणना है कब की गई, 1872 में की गई थी। ठीक है, परंतु इसमें सभी की भागीदारी नहीं थी। मतलब कि भारत के जितने भी लोग थे ना, वो इस जनगणना में शामिल नहीं हुए थे। क्या हुए थे, इस गणना में शामिल नहीं हुए, जनगणना में शामिल नहीं हुए। तो क्या हुआ कि फिर से पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई, 1881 में। कब की गई, 1881 में, जिसमें कि भारत में रहने वाले सभी लोग शामिल हुए थे। और इसके बाद 1881 के बाद हर 10 वर्ष के बाद क्या होती है, जनसंख्या गणना होती है। ठीक है, तो ये आपका F1 मार्क्स में पूछा सकता है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम जनगणना कब की गई थी। तो देखिए अब हम थोड़ा जनगणना की बात कर रहे हैं, तो चाइना और भारत का नाम तो आना है। तो देखिए जनगणना मतलब कि कुछ डाटा उठाया गया था, जिसमें कि ये बताया गया कि देखिए 2011 मान लें 2011 के अनुसार चाइना की वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री थी। बट हमने अभी भारत के अंदर देखा जनगणना 2023, 22, 2021 का है वैसे। ठीक है, अब 22 में जब एनालाइज किया गया 22 और 23 का, तो ये पता चला कि इंडिया, भारत जो है अपना, वो जनसंख्या में कितना है, फर्स्ट नंबर पे, और चाइना क्या है, सेकंड नंबर पे आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री या ज्योग्राफी की नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। थैंक यू।